मैं आपको मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये वो 30 क्वेश्चन हैं जो रीट लेवल सेकंड, कौन से लेवल के हैं? रीट लेवल सेकंड के हैं। और शिफ्ट सेकंड जो 27 फरवरी को आयोजित हुई थी, उसके मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन का विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति, ये किसके द्वारा आती है कि जो अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं उनकी संतान क्या होती है? अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वावर्तन के अंतर्गत आएगा, प्रत्यागमन के अंतर्गत आएगा, या वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा, या प्रवर्धन के अंतर्गत आएगा? तो जो ये आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा प्रत्यागमन के अंतर्गत। तो इसका आंसर कौन सा सही है? प्रत्यागमन इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता है? कौन सा शील गुण होता है जो व्यक्तित्व की तो महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में क्या नहीं होता है? परिलक्षित नहीं होता है, और इसका प्रेक्षण क्या है? सीधे नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? सतही शील गुण होता है, सामान्य शील गुण होता है, या व्यक्तिगत शील गुण होता है, या मूल शील गुण होता है? ये कौन सा होता है? मूल शील गुण होता है, जो कि व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना होती है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतः प्रक्रिया में यह परिलक्षित नहीं होता है और इसका प्रेक्षण सीधे नहीं किया जा सकता है। वो कौन सा शील गुण है? वो है मूल शील गुण। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शित करोगे? स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? आप गणितज्ञ में भेजोगे, या दार्शनिक में भेजोगे, या भौतिक में भेजोगे, या विज्ञानी में भेजोगे? यदि विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो वो क्या होगा? चित्रकार होगा, सर्वेक्षणकर्ता में भेजेंगे, वास्तुकार में भेजेंगे, और इंजीनियर में भेजेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। अगला क्वेश्चन 4 है, ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित होती है। जो ज्ञान की रचना होती है उसमें अनुभवजन्य जो अधिगम की भूमिका होती है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? केवल अनुभव एवं परावर्तन पर, केवल सिद्धांत एवं अभ्यास पर, अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर होती है, केवल पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर। तो किस पर निर्भर होती है? अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखो क्या है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? जो अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार है उसका मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान, खराब रणनीतियां और विचलन, कार्य की आंतरिक जटिलता, या उदाहरणों की अधिकता? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा खराब रणनीतियां और विचलन। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार जो आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? हम जो रणनीतियां बनाते हैं वो क्या होती हैं? हमारी खराब होती हैं, और उनमें क्या होता है? अत्यधिक विचलन होता है। इसलिए क्या होता है? हमारे ऊपर अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार पड़ता है। यदि हमारी रणनीतियां अच्छी बनाई हुई होंगी और हम अधिक सामग्री की ओर ना भागकर केवल इम्पोर्टेंट सामग्री पर ही ध्यान देंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? भारतीय पुनर्वास परिषद है, या भारतीय विशेष शिक्षा परिषद है, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है? तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय
भारतीय पुनर्वास परिषद, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। देखो, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में वह शिक्षण विधियों का चयन करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण सामग्री का चयन करता है, बिल्कुल सही बात है। कक्षा शिक्षण की अवधि तय करता है, ये बात भी सही है। लेकिन विद्यार्थियों का मूल्यांकन वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव है, उसका उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना, केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को लाभ देना, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। तो इसका जो उद्देश्य है वो है विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान एवं प्रोत्साहन करना। ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका है? ध्रुव का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो क्या है। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं को उनकी आयु अवधि काल के साथ क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, अहम सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य कब आता है? स्वायत्त बनाम लज्जा और संदेह, ये कब आती है? आत्मीयता बनाम एकांतता कब आती है? और पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व कब आती है? तो ये जो पहली अवस्था है ये तो आती है 65 वर्ष से अधिक की आयु में, जिसका नाम क्या है? अहम सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य। दूसरी जो है लज्जा और संदेह, ये कब आती है? छोटी उम्र में आती है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु में आती है। और जो आत्मीयता बनाम एकांतता की अवस्था है ये कब आती है? ये आती है किशोरा अवस्था में आती है। कब आती है? किशोरा अवस्था में आती है, 12 से 20 वर्ष की उम्र में। आत्मीयता पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, ये कब आती है? ये आएगी प्रारंभिक वयस्क अवस्था में, जो कि 20 से 45 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? पहली में तो आएगा उत्तर वयस्क। कौन सा आएगा? उत्तर वयस्क। तो उत्तर वयस्क किस में दे रखा है? उत्तर वयस्क है ऑप्शन हमारा, उत्तर वयस्क है थर्ड ऑप्शन। कौन सा है? ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। कौन सा है? ये थर्ड ऑप्शन है। उत्तर वयस्क का है थर्ड ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पहले में आ जाएगा थर्ड, दूसरे में आ जाएगा फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट और फिर आएगा सेकंड। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, तीसरा, चौथा और इसमें आएगा दूसरा और एक। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहचान बनाम भूमिका जो द्वंद्व होती है वो कब होती है? वो होती है प्रारंभिक वयस्क अवस्था में, जिसकी उम्र बताई गई है 20 से 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम जो डिजाइन की जाती है उसका उद्देश्य क्या है? रट्टा मारने को बढ़ावा देना है, पुस्तक का आकार बढ़ाना है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये क्या होगा? उसका प्रमुख उद्देश्य होगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहने की प्रक्रिया का उदाहरण है। ये क्या है? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, सभी पुरुषों को इसमें कर लेना। पापा कहने की प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? अनुकूलन है, विकास है, अधिगम है या सहसीकरण है? तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एस्मिलेशन इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान में
पूर्व परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? एक डिजाइन जहां कई समूहों की तुलना की जाती है। एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। एक डिजाइन जिसमें पूर्व परीक्षण शामिल नहीं होता है। एक डिजाइन जो निष्कर्षों को सामान्य करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वो कौन सा है? परिवार की प्रकृति, एकल स्वायत्त रूप से साथियों को संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, माता पिता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा की आवश्यकता, या बहुजन्म जुड़वा बच्चे। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुजन्म जुड़वा बच्चे होते हैं, एक साथ जो बच्चे होते हैं उनमें बच्चों के भाषाई विकास का क्या पड़ता है? नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2009 है उसकी धारा 29 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो धारा 29 है वो किससे संबंधित है? वो है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन क्रियाओं से संबंधित है। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, शिक्षकों की योग्यता से संबंधित नहीं है, अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन क्रियाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो देखो ये वाक्य पूर्ति परीक्षण ये व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी परीक्षण होता है। शब्द साक्षरता परीक्षण ये भी होता है, रोसा परीक्षण भी होता है, लेकिन 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो होती है वो व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होती है। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस की व्याख्या करा दी है जो कि रीट 2025 का लेवल सेकंड का मनोविज्ञान का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है। अगले 15 क्वेश्चंस की व्याख्या मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। नंबर 16 देखो क्या है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपर्युक्त कथन किसका है? ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? डेविड वेसलर का है, वुडवर्ड्स और सार्थी का है। 2 ऑप्शन और थे तो ये कथन किसका है? डेविड वेसलर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? जो शिक्षण प्रतिक्रिया अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग का मतलब होता है छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए जो अस्थायी सहायता दी जाती है, मतलब उनको छात्रों को जरूरत पड़ गई मदद के लिए तो उनको शिक्षक क्या करता है? थोड़ी सा उनको बता देता है तो वो क्या होती है? अस्थायी सहायता होती है। वो ही क्या कार्य करते हैं? इसके फोल्डिंग का कार्य करती है। सभी शिक्षण शास्त्रों के लिए स्थायी सहायता नहीं होगा, छात्रों की रटने की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होगा, छात्रों के लिए कार्यों को पूरा करना नहीं होगा। इसमें क्या आंसर आएगा? छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए जो अस्थायी सहायता दी जाती है वो क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? जो यूरेका क्षण होता है वो कौन सी अवस्था होती है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत? तो गर्भाधान की अवस्था होती है, पुनरीक्षण की अवस्था होती है, प्रबोधन की अवस्था होती है या तैयारी की अवस्था होती है? तो ये होती है प्रबोधन की अवस्था, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अचानक समस्या का समाधान हो जाना, और यही क्या कहलाता है? यूरेका क्षण कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रबोधन की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या आएगा, कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना। फिर अगला है, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता उसकी व्यक्तिगत शक्तियों तथा सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुसार शैक्षिक अनुभवों को योजनाबद्ध करना। ये बात भी सही है। विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रकृति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त अवस्था करना। अपर्याप्त आ गया तो ये नेगेटिव कथन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ही होगा। और पूछा क्या गया है, शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रकृति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए क्या करना, अपर्याप्त व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, दिव्यांग जन अधिकार 2016 में कितनी निश्चितताओं को शामिल किया गया था? 12, 10, 16 या 21? तो इसका आंसर क्या जाएगा, 21 को शामिल किया गया था दिव्यांगजन अधिकार 2016 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि एवं विकास के दो प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? अधिगम वातावरण होता है, शिक्षण एवं वातावरण होता है, परिपक्वता एवं अधिगम होता है, अभ्यास एवं अनुभव होता है। तो वो क्या होता है, परिपक्वता एवं अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन देखो 22 है, ये क्या है, एनसीएफ 2025 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया जाता है? एनसीएफ 2005 है, उसमें तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? समष्टि मूल्यांकन पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, केवल बहुविकल्पीय परीक्षण पर या मानकीकृत परीक्षण पर? तो जोर दिया गया है, वो दिया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? जो सृजनात्मक की विशेषताएं होती हैं उनमें से कौन सी नहीं है? क्या पूछा है, नहीं है। सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच है, ये तो होती है। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, ये भी होती है। सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है, ये भी सही है। सृजनात्मकता को वैसे अहम की भागीदारी नहीं होती है ना। सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है, परस्पर संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि होता है, वो परस्पर संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर डी आ जाएगा, और ये भी गलत है ऑप्शन, क्योंकि सृजनात्मकता में कभी भी अहम की भागीदारी नहीं होती है। ये लिख रहा है भागीदारी होती है, और ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके क्या है, दो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? जो संकल्पना मानचित्रण होता है वो शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन, ये ही सही है। शिक्षण समय को कम करना नहीं, छात्रों के लेखन कौशल को बढ़ाना नहीं, पाठ्य योजना को समाप्त करना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों एवं विचारों की वैयक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? संवेग दे रखा है, कार्य दे रखा है, विचार दे रखा है। तो कौन प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, शारीरिक विकृति, अंतःस्रावी ग्रंथियां, दोषपूर्ण शारीरिक बनावट। तो कौन प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसका क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। और आप बताना इसका आंसर क्या माना है बोर्ड ने। मेरे अनुसार इसका आंसर आ जाएगा सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? क्या पूछ रहा है, शिक्षा शास्त्रियों ज्ञान संरचनावादी
कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा पूछ रहा है। छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, यही दुविधा है। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, माता पिता संरक्षक के साथ अधिकार पर बातचीत करना, बिल्कुल सही बात है। सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये बात भी सही है। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ये बात भी सही है। तो क्या है शिक्षा शास्त्रीय दुविधा? छात्रों को स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का क्या करना? सम्मान करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो दुविधा क्या है? कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे अनुसार। आप बताना कि बोर्ड ने ए माना है कि बी माना है। मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है, यही प्रमुख सिद्धांत है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी क्या होता है? सीखना होता है। केवल पुरस्कार से सीखना होता है, ये गलत बात है। केवल दंड से सीखना होता है, ये गलत बात है। केवल अनुसरण द्वारा सीखना होता है, ये गलत बात है। बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, समायोजन तंत्र और उसके विवरण का सही मिलान कौन सा है? तो ये सारे क्या है? सही मिलान करके ही क्वेश्चन पेपर में आए थे। नकारात्मकता क्या होती है? एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है और दूसरों के सुझावों को स्वीकार करने में मजबूत और अतार्किक प्रतिरोध विकसित करता है, यही क्या होता है? नकारात्मकता होती है। आक्रामकता क्या होती है? एक व्यक्ति अपने असंतोष को बाहरी व्यक्तियों या चीजों पर आक्रामक रूप से थोपता है, ये क्या कहलाती है? आक्रामकता कहलाती है। प्रक्षेपण क्या होता है? दूसरों में अपने ही आवेगों और विशेषताओं को आरोपित करना और उनका अवलोकन करना, ये क्या होता है? प्रक्षेपण होता है। युक्ति संगतता क्या होती है? युक्ति संगत क्या होता है? एक व्यक्ति अपने विश्वासों और कार्यों को उन कारणों के माध्यम से उचित ठहराता है जो उन्हें प्रेरित या सक्रिय करने वाले नहीं थे, ये क्या होता है? युक्ति संगत बैठाता है। तो इसमें सही कूट क्या होंगे? चारों कूट सही है, 1 2 3 4 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति जनने या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की, क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जनने या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की, स्वतंत्रता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? अतिरेचन कहते हैं, शोधन कहते हैं, मार्गान्तीकरण कहते हैं, विरोध या प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अतिरेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो गिलफोर्ड का जो मानव बुद्धिमत्ता मॉडल है उसका सही संरचना क्रम क्या होगा? संक्रिया होगा, फिर संक्रिया होगा, फिर क्या होगा? विषय वस्तु होगा, फिर लास्ट में क्या आ जाता है? प्रोडक्ट आ जाता है, उत्पाद आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी होगा, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। तो मैंने आपको जो मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी के, जो रीट लेवल सेकंड है और ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है, वो 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस एक क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका मुझे आप लोग बताना, इसका आरपीएससी ने क्या आंसर माना है? संज्ञानात्मक अधिगम के इसका आरपीएससी ने क्या आंसर माना है? ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? क्या पूछा गया है? दुविधा क्या है शिक्षकों के लिए? तो छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना,
तो ये तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। माता पिता संरक्षक के साथ अधिकार पर बातचीत करना, ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। दुविधा क्या है? कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना आ रहा है ना, इसलिए ये दुविधा होगी। जबकि क्या आना चाहिए? सांस्कृतिक विविधता को क्या करना? अच्छा, सांस्कृतिक विविधता दे रखा है तो इसका आंसर बी ही आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर बी ही आएगा, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता दे रखा है, सांस्कृतिक एकता नहीं दे रखा। सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। फिर इसका आंसर एक ही आएगा, छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। इसका आंसर फिर एक ही आएगा। और आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कि आंसर की में इसका आंसर क्या माना गया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।